हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर बताया है और इस वीडियो में हम लोग मेथड्स जो टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए या टेम्परेचर के या एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि जो इंसोलेशन है ये जब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है तो इसकी कुछ एब्जॉर्प्शन शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में ही हो जाती है, लेकिन मेनली जब ये शॉर्ट वेव्स किसी सरफेस पर एब्जॉर्ब होती हैं और फिर एनर्जी वापस रिलीज की जाती है तो उस रिलीज्ड एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन से उसकी हीटिंग कम होगी, लेकिन जो अर्थ सरफेस है वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एटमॉस्फेयर की हीटिंग ज़्यादा होगी। तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग के कुछ मेथड्स हैं और ये जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग है, आप ये कह सकते हैं ये कुछ प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से हीटिंग और कूलिंग हो रही है। तो मेथड्स और प्रोसेस जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है, हम लोग जान चुके हैं कि जो अर्थ की तरफ जो एनर्जी आ रही है वो इंसुलेशन है, लेकिन ये जो इंसुलेशन है हमें पता है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस है। ये जो शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती हैं तो 14% ऑफ द एनर्जी ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस, जितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर रही है उसका 14% जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो एनर्जी है वो या तो एल्बिडो के फॉर्म में स्पेस में चली जाएगी या अर्थ की तरफ आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं इनका एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट फॉर द शॉर्ट वेव रेडिएशंस और डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस। इसका मतलब है कि जो ट्रैवल करेगी सोलर एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर से इजीली ट्रैवल कर सकती है, एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अगर एटमॉस्फेयर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कम करता है या नहीं करता है तो हम उस केस में एटमॉस्फेयर को उस पर्टिकुलर रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अब ये जो इंसुलेशन के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है या जो एटमॉस्फेयर में हीटिंग होती है वो कितनी एनर्जी से होगी? केवल 7% एनर्जी ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ये जो 14% है ये टोटल है, लेकिन केवल 7%। इट मीन्स जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुई हैं टोटल, उनका जो 50% जो एनर्जी है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? वो लोअर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो टोटल एब्जॉर्प्शन है एटमॉस्फेयर में उसमें ज्यादातर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में। और ये लोअर पार्ट में ज्यादा क्यों है? अगर इस चीज को आप टेक्निकली समझें तो इस तरीके से समझा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी जो एटमॉस्फेयर में है ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और कुछ एनर्जी ओजोन भी एब्जॉर्ब करती है। तो मेनली जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का जो ट्रैवल करेगी एटमॉस्फेयर से, आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो गामा और एक्स रेज हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में जो मेन एब्जॉर्प्शन है वो वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और ओजोन द्वारा होता है। और ये चीजें, ये एब्जॉर्प्शन लोअर पार्ट में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो एजेंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना,
ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही ज़्यादा अवेलेबल है, हायर एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और जो वाटर है ये दोनों टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर अभी हम इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करने वाले मेन एजेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ये हैं, और ये लोअर पार्ट में ज्यादा है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर ज्यादा इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करता है। जब इंसुलेशन एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो बचा हुआ इंसुलेशन है वो सरफेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंचेगा। उसके बाद सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होने के बाद सरफेस से भी एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की हेल्प से रिलीज होती है। इससे भी कुछ जो हीटिंग होगी एटमॉस्फेयर की वो होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं इनको ग्राउंड रेडिएशंस भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? ग्राउंड रेडिएशंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ ग्राउंड से रिलीज होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब शॉर्ट वेव रेडिएशंस ग्राउंड पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में रिलीज होगी। और इसके लिए जो रेडिएशन से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसके लिए दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जो एनर्जी थ्रू रेडिएशंस जो फ्लो करेगी उसके बारे में हमें बताएंगे, और वो प्रिंसिपल्स एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये प्रिंसिपल्स जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी के सेक्शन में शायद डायरेक्ट प्रिंसिपल्स नहीं पूछे जाएंगे, पर नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दो जो लॉज हैं उनसे हमें क्या पता चलता है? एक लॉ है, फर्स्ट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेडिएशंस होंगी ना उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सोर्स से जो भी रेडिएशंस रिलीज होंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ पर टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है सॉरी ये जो वेवलेंथ है ये आप इस टाइप से समझ सकते हो। अगर रेडिएशंस की वेवलेंथ शॉर्ट है तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। इसका मतलब है वेवलेंथ शॉर्ट जब होंगी जब टेम्परेचर हाई होगा। तो वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो टेम्परेचर हाई है, और अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो टेम्परेचर लो है। दूसरा जो लॉ है उसमें क्या बताया गया है? दूसरा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है इसमें यह बताया गया है कि जो फ्लो और फ्लक्स ऑफ रेडिएशंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। यहां पर इस लॉ में क्या बताया गया कि जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका पेस क्या है, उनकी स्पीड क्या है, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं केवल जो आपको बस सिंपली नोटिस करना है कि वेवलेंथ भी रेडिएशन की वेवलेंथ भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जो रेडिएशंस का फ्लो है, फ्लक्स है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। पर वेवलेंथ और टेम्परेचर में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा, और फ्लो और फ्लक्स में जो
फ्लोर फ्लक्स का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं और ये चीज आपको स्टेटमेंट में मिल सकती है। अब जो हमें पता है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उनको लॉन्ग वेव रेडिएशंस कहा जाता है, लॉन्ग वेव्स। और जो किरकॉफ है, किरकॉफ जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग किरकॉफ ने बोला कि जो अर्थ है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस एमिट करती है। तो अगर लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जो अर्थ से रिलीज होती हैं या जिनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या ग्राउंड रेडिएशंस बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, इसलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन आते हैं। अगर आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें तो वहां पर बताया गया वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होगा और वेवलेंथ कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर देखें जो अर्थ सरफेस है, आपको ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखने, अर्थ सरफेस पर 24 आवर्स जो है एनर्जी रिलीज होती है। अर्थ सरफेस से 24 आवर्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती रहती है। लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर जो लॉस ऑफ हीट की अगर बात करें, लॉस ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो डे टाइम में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ हीट जो होगा अर्थ सरफेस से वो कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली डे टाइम में अर्थ को एनर्जी मिल रही है इंसोलेशन से। अर्थ सरफेस जो सन फेसिंग सरफेस है, डे टाइम में वहां पर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी आ रही है, इसलिए ये जो एनर्जी लॉस है अर्थ सरफेस से ये डे टाइम में कम होगा, नाइट टाइम में ज्यादा होगा। और जो ये अर्थ लॉन्ग वेव्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज करता है, तो जब वो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है तो एटमॉस्फेयर में अराउंड 85 to 90%, ये डेटा याद रखिएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशंस से जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है उसका अराउंड 85 to 90% पार्ट जो है, जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये एनर्जी किस एजेंट की हेल्प से एब्जॉर्ब होती है? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स। ये सारी चीजें जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आप अगर ध्यान देंगे, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, ओजोन, ये सारी चीजें जो हैं मेनली नियर द ग्राउंड होती हैं, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन नियर द ग्राउंड ज्यादा होगा। और या आप ये कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन रेट नियर द ग्राउंड ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसको मैं इस टाइप से भी बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में का जो लैप्स रेट है ये कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में ऐड होती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो एब्जॉर्प्शन रेट उसका कम हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर में मेन जो एजेंट है जो ये लॉन्ग वेव्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो है वाटर। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि जो वाटर है इसका लगभग 90% जो है एटमॉस्फेरिक वाटर का 5 किलोमीटर की हाइट तक अवेलेबल होता है, इसलिए इस हाइट तक ही मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बचती हैं वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। अब यहां पर अगर इन फैक्ट्स को अगर आप देखें तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि
एटमॉस्फेयर में अगर हाइट इंक्रीज होती है, सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है, तो जो इंसोलेशन है इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होता है, इसका जो लैप्स रेट है वो डिक्रीज होता है, और सिमिलरली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उनका भी लैप्स रेट डिक्रीज करेगा। इसको अगर एक एग्जांपल से मैं बताऊं तो शायद आप ज्यादा समझ पाए। देखिए, अगर यहां से ग्राउंड से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज हुई और एक मान लेते हैं ये कोई 5 किलोमीटर हाइट का एक माउंटेन है, सी लेवल से इसकी हाइट 5 किलोमीटर है। तो अगर यहां पर आप इस हाइट पर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को देखेंगे तो उनसे जो एनर्जी कैरी की गई है यहाँ पर बहुत कम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। पर अगर इस हायर हाइट से ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज की गई हैं तो यहाँ पर इनमें जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एट दी हायर हाइट और एट दी हायर एल्टीट्यूड जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का रिलीज रेट है दैट विल बी हायर। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का रिलीज रेट हायर होगा हाईलैंड्स पर, इसलिए माउंटेन्स को रेडिएशन विंडो भी बोला जाता है, रेडिएशन विंडो। माउंटेन्स को रेडिएशन विंडोज कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रेडिएशंस जो है रिलीज रेट इनका ज्यादा हाइट पर क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा हाइट पर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स इनकी कमी होगी, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन कम होगा और इनका रिलीज रेट ज्यादा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फैक्टर है नंबर 3, कॉन्वेक्शंस। कॉन्वेक्शंस का मतलब क्या होता है? जनरली जो कॉन्वेक्शन है ये जो है हीट और एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है, और इसमें जो लिक्विड और गैसेस बॉडी होगी उनमें मूवमेंट के कारण, मास मूवमेंट के कारण, लिक्विड और गैसेस बॉडी के उसके कारण जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेज हैं। ये गैसेज जो है जिस एरिया में इंसुलेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पर गैसेज जो है क्या हो जाएंगी, गैसेज वहां पर वार्म अप हो जाएंगी और उसके कारण गैसेज में एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन आने के कारण जो गैसेज होंगी उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, गैसेज जो है लाइटर हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और ये गैसेज जो है अपवर्ड मूव करेंगी, इनमें असेंडिंग होगी। अब सोचकर देखिए, अगर इस एरिया से यहां से गैसेज अपवर्ड मूव कर रही हैं और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये जो गैसेज हैं यहाँ पर हीटेड अप हुई, वार्म अप हुई, और ये ऊपर की तरफ जब मूव करेंगी तो अपने साथ एनर्जी कैरी करेंगी। इसका मतलब है यहाँ की जो एनर्जी है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। जब ये एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी तो उससे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करें इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर, अगर ये ऊपर एयर नहीं जाएगी, जो वार्म एयर है वो ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। पर ऐसा नहीं है, जो सन से एनर्जी आई उसके बाद अर्थ से जो भी यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकली और उसके कारण यहाँ पर ये हवा जो गर्म हुई, तो जब ये ऊपर उठेगी तो अपने साथ यहाँ से हीट लेकर जाएगी, और अगर ये ऊपर नहीं उठती तो यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता जब तक इसको एनर्जी मिल रही थी। पर इसका मतलब है एक जगह पर टेम्परेचर को एक लिमिट तक ही बढ़ने देंगे ये कन्वेक्शंस, और उसके बाद क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इस एनर्जी की ट्रांसफर को, ये जो वर्टिकल ट्रांसफर है इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये कन्वेक्शन अगर कंप्लीट कन्वेक्शन सिस्टम को देखा जाए तो होगा क्या, जब एयर ऊपर चली जाएगी और इसकी कूलिंग हो जाएगी,
कूलिंग। कूलिंग होने से क्या होगा, एयर में कंप्रेशन होगा, मतलब एयर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कंप्रेशन होगा तो इसका मतलब है इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, या मैं ये कह सकता हूं कि जो एयर है वो हैवियर हो जाएगी, और अगर हैवियर हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, जिसको हम डिसेंडिंग कहेंगे। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का ये जो कंप्लीट सर्कल है इसको कन्वेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये जो असेंडिंग या डिसेंडिंग जो हो रही है इनको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में इस चीज को ध्यान रखेंगे, एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में कन्वेक्शन की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये जो कन्वेक्शंस हैं लोअर पार्ट का मतलब है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ये डेवलप होते हैं। इसलिए ट्रोपोस्फेयर को कन्वेक्शन बेल्ट या कन्वेक्शन जोन भी बोला जाता है। ट्रोपोस्फेयर को कन्वेक्शन बेल्ट या कन्वेक्शन जोन भी बोला जाता है। और ये जो कन्वेक्शंस के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर ये स्ट्रोंगर हो जाते हैं जिसमें फास्टर मूवमेंट होती है अपवर्ड, तो उसको बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स। और जो एडी करंट्स हैं दे कैन ट्रांसफर हीट और एनर्जी अप टू ग्रेटर हाइट इन द एटमॉस्फेयर। और जो कन्वेक्शंस और एडी करंट्स हैं इनकी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये ट्रोपोस्फेयर में डेवलप होते हैं, और अगर इनकी अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट है ट्रोपोपोज। ये ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपोज क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी आप इतना समझे, ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है, और ट्रोपोपोज ट्रोपोस्फेयर का अपर पार्ट है, जहां पर एयर में मूवमेंट होना बंद हो जाएगी। मतलब जो एयर ऊपर उठ रही है ग्राउंड पर वो मैक्सिमम ट्रोपोपोज तक जा सकते हैं। अपर जो लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, और वहीं तक कन्वेक्शंस की मूवमेंट जो है पॉसिबल है। तो ये जो कन्वेक्शनल मूवमेंट है इससे एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेक्शन क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन का मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ कांटेक्ट ही पॉसिबल है। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी बॉडी के उनमें मूवमेंट नहीं होती है, बल्कि वो क्या करते हैं, जो उसमें एनर्जी है उसके नियर बाई मॉलिक्यूल को या बॉडी को वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, और इस टाइप से एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जैसे इसको अगर एक एग्जांपल लें तो इस टाइप से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे की रोड है, और इस रोड को अगर मैं इस साइड से आग पर रख दूं, बर्नर पर रख दूं, तो क्या होगा, धीरे 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 दूसरे एंड तक भी हीटिंग ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनमें मूवमेंट नहीं आएगी। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो पहले जो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा उससे आगे जो मॉलिक्यूल होगा वो उसको ट्रांसफर कर देगा। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये पॉसिबल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पर। टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पर पॉसिबल होने का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इससे नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम है, तो ये उसको एनर्जी जब तक ट्रांसफर करता रहेगा तब तक दोनों में एनर्जी बराबर ना हो जाएगी, दोनों में जो हीट है वो बराबर ना हो जाएगी। तो इस टाइप से एनर्जी या हीट ट्रांसफर होते होते एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी किसी भी सॉलिड बॉडी में। पर अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा होता है कि ये अर्थ सरफेस है, पहले इंसुलेशन एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ये हीट रिलीज करेगा, और ये जो हीट रिलीज होंगी तो ये हीट जैसे ही अर्थ सरफेस से रिलीज हुई है तो जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द अनदर मॉलिक्यूल
जो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसने हीट गेन किया उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो थ्रू कांटेक्ट ये एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगी। लेकिन जो एयर है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, बैड कंडक्टर। कंडक्टिविटी का मतलब आप लोग जानते होंगे। अगर मैं यहां पर कंडक्टिविटी का मतलब बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में इस टाइप से समझ सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी बॉडी एनर्जी को कितना इजीली गेन करती है या एनर्जी को कितना हार्डली गेन करती है, वो उस बॉडी के कंडक्टिविटी को बताएगी। अगर कोई भी हीट का गुड कंडक्टर है तो वो जल्दी एनर्जी का गेन करेगा, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी उसको रिलीज कर देगा। अगर बैड कंडक्टर है तो वो हीट को ना तो तेजी से फास्टर पेस पर एब्जॉर्ब करेगा और ना ही फास्टर पेस पर रिलीज करेगा। तो जो एयर है इसको बैड कंडक्टर माना जाता है हीट का। पर जब एयर मॉलिक्यूल्स ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो एयर जो है बैड कंडक्टर है इसके कारण। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो ये कंडक्शन जो मेथड है ये अपने आप में ही काफी स्लो होता है और काफी स्लो पेस पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इन दोनों केसेस को अगर देखें तो जो कंडक्शन है ये इन इटसेल्फ काफी स्लो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर में एनर्जी ट्रांसफर करने का, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है हीट ट्रांसफर करने का जो मेथड है। तो और अगर इसकी इफेक्टिविटी की बात करें तो इसका जो इफेक्ट है वो हार्डली 2 या 3 मीटर तक एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में कोई खास मूवमेंट ना हो तो इसका मतलब है कि कंडक्शन से एटमॉस्फेयर का बहुत थिनर पार्ट ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। दोनों मेथड्स, कंडक्शन भी और रेडिएशन भी, दोनों मेथड्स बहुत स्लो मेथड है और इनकी हेल्प से जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता अगर दूसरे मेथड्स इक्वली उसी टाइम पर काम ना करें। तो जो कंडक्शन और रेडिएशन है इसके कंपैरिजन में कन्वेक्शन जो है ये फास्टर है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन, एडवेक्शन का मतलब क्या है? एडवेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, एयर होती है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एडवेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। और यहां पर आप लोग ये भी जानते होंगे ज्योग्राफी में जो एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको विंड्स बोलते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो एडवेक्शन है इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये विद द हेल्प ऑफ विंड्स होती है। और ये कहा जाता है कि फॉर द एंटायर अर्थ एडवेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द हीट और एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो एडवेक्शन है इसकी अगर बात करें तो एडवेक्शन जो है जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, जो मिड लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पर एडवेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो डेली वेदर चेंजेस हैं उनके लिए। मतलब इन मिड लैटिट्यूड्स डेली वेदर चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ द एडवेक्शन। और ये कैसे, देखिए जो मिड लैटिट्यूड्स हैं अगर उनके साउथ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिड लैटिट्यूड्स के साउथ में आता है सब ट्रॉपिकल एरिया। और मैं अब ये मान सकता हूँ कि आप लोगों को सब ट्रॉपिकल एरिया के बारे में पता है क्योंकि मैंने जो इंसोलेशन और टेम्परेचर की जो वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा उसके बारे में बताया हुआ है। और अगर भूल गए हो तो ये वो एरिया है जहाँ पर हॉट डेजर्ट्स डेवलप होते हैं। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज और जो ऊपर पोलर एरियाज हैं, पोलर, ये मैं मान लेता हूँ ये पोलर एरियाज हैं।
सब ट्रॉपिकल और पोलर एरियाज के बीच के जो एरियाज हैं ये मिड लैटिट्यूड्स हैं। अब यहाँ पर जो एडवेक्शन है इसमें मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी एटमॉस्फेयर में गैसेस की, जिससे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी। अब वही चीज यहाँ होती है मिडिल लैटिट्यूड्स में, जो डेली वेदर चेंजेस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट हैं, बहुत तेजी से मौसम बदलता है वहां पर। और उसका रीजन क्या है, अगर साउथ से विंड्स चली जाएंगी क्योंकि ये हॉट डेजर्ट से जाएंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। अगर पोलर एरिया से विंड्स आ गई तो ये कोल्डर विंड्स हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वार्मर एरिया से जो है हीटिंग इफेक्ट जा रहा है और कोल्डर एरिया से कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। इसलिए इस एरिया में जो एडवेक्शन है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखा जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो एडवेक्शन है वो मोस्ट एक्टिव कहाँ होता है, तो ओवर मिड लैटिट्यूड्स, या जो एडवेक्शन है वो कौन से पार्ट को ग्लोब पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो मिड लैटिट्यूड्स। तो ये है एडवेक्शन के रिगार्डिंग। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं, इसके बाद ये कैसे हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट लेकर आएगा उसको देखिए। देखिए जो वाटर है ना, जब ये इवेपरेट होता है, वाटर जब इवेपरेट होगा तो ये क्या करेगा, वेपर्स डेवलप करेगा, वेपर्स डेवलप होंगे। और ये जो वेपर्स है डेवलप कब होते हैं, जब वाटर का कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर जाएंगे, इनमें एनर्जी होगी। आपने देखा भी होगा वेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, तो इनमें जो एनर्जी है ना ये इनकी लेटेंट हीट है। और ये वेपर्स जो है जब भी एटमॉस्फेयर में वेपर्स ऐड होंगे तो ग्रेजुअली इनकी कूलिंग होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जब इनकी ग्रेजुअली कूलिंग होगी तो एक टाइम आएगा जिसमें जो वाटर वेपर्स है उनमें कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है टू मर्ज इनटू ईच अदर, मतलब अलग अलग वाटर वेपर्स हैं और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर कम होगा तो जो वो वाटर वेपर्स हैं उनका वॉल्यूम कम होते चले जाएगा और वो जो वाटर वेपर्स हैं आपस में एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि छोटे छोटे वेपर्स जब वो एक दूसरे में मिलेंगे तो एक बड़ी वाटर ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएगी। तो कंडेंसेशन का मतलब है कि जब वाटर वेपर्स आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और ये जब होंगे जब एयर जो है ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी या जब जो है वॉल्यूम सफिशिएंटली कम हो जाएगा एयर का, और जब वो एयर कंडेंस होना शुरू होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है उसका रिलीज होगा। और जिस भी एरिया में लेटेंट हीट रिलीज होगी ना वहां पर टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज आएगा। और इसको इस टाइप से समझ सकते हो, जैसे यहां से ये वाटर वेपर्स ऊपर गए और इस एरिया में जाकर इन वाटर वेपर्स ने एनर्जी रिलीज की, ठीक है। तो जब इनकी यहाँ पर लेटेंट हीट रिलीज होगी ना तो क्या होगा, इस एरिया में, इस सराउंडिंग एरिया में जो भी एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी के निकलने के कारण इस सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। ये लेटेंट हीट के कारण है। तो ये भी एक तरह से यहां से एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर की गई है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी। पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो इंसोलेशन आता है उसका 50% जो एनर्जी ओशन तक पहुंचती है वो किस प्रोसेस में यूज की जाती है, वो वाटर को इवेपरेट करने में यूज होती है। आपको ध्यान देना है, वाटर को इवेपरेट करने में अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी रीचिंग टू द ओशन सरफेस यूज होती है और
ये ओशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओशनिक वाटर है ना उसका टेम्परेचर कम होने का एक रीजन ये भी है कि काफी एनर्जी, हाफ एनर्जी इवेपोरेशन के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन ऑफ द एयर। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से भी क्या होता है, जो हीटिंग और कूलिंग इम्पैक्ट है वो आता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या, एक्सपेंशन का मतलब है एयर का जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीज होना। कंप्रेशन का मतलब है एयर का जो वॉल्यूम है उसका डिक्रीज होना। आप सोचकर देखिए, अगर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर के अंदर जो भी एनर्जी थी वो लार्जर वॉल्यूम पर अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे मैं कुछ ये बोल रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मान लीजिए ये एयर वॉल्यूम है। अब अगर ये एयर किसी भी रीजन से, सपोज करते हैं ये ऊपर उठ गई और इसमें एक्सपेंशन हो गई, तो एक्सपेंशन होने से क्या होगा, इसमें जो भी एनर्जी थी वो इस लार्जर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर, ये जो हीट इसमें पर यूनिट एरिया में जो है कम हुई है क्योंकि लार्जर वॉल्यूम पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये एनर्जी इससे निकली नहीं है, इसी में वो टोटल एनर्जी जो इसमें थी, पर इसका लार्जर एरिया पर लार्जर वॉल्यूम में स्प्रेड होने के कारण इस एनर्जी का यूनिट एरिया में जो अमाउंट है वो कम हो गया। इसलिए ये, इससे क्या कहेंगे हम, एयर जो है ये कंपैरेटिवली कोल्डर हो गई। ठीक है, तो ये कूलिंग इंपैक्ट है एक तरह से। जो जो एक्सपेंशन, अगर इसकी बात करें तो एयर जब अपवर्ड मूव करेगी तो इसमें एक्सपेंशन आएगा और उसके कारण जो है टेम्परेचर कम होगा क्योंकि लार्जर एरिया पर हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसमें से कोई भी एनर्जी बाहर रिलीज नहीं हुई है एटमॉस्फेयर में। बिना एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज हुए या बिना एटमॉस्फेयर से एनर्जी ऐड हुए, अगर जो जो एयर है उसके टेम्परेचर में, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी एनर्जी में चेंज आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अब अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ एयर है और ये नीचे मूव करना शुरू किया, इसका वॉल्यूम ये हो गया, तो इसमें जो एनर्जी थी इसमें भी वही एनर्जी है, पर यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो एनर्जी थी जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजर आए उनमें कुछ कोलिजन भी होगा और कोलिजन होने से यहाँ पर कुछ एनर्जी जनरेट होगी। बाहर से इसमें कोई एनर्जी ऐड नहीं हुई है लेकिन इसमें कुछ एनर्जी जनरेट हुई है, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये किसके कारण हुआ, ये कंप्रेशन के कारण हुआ। अब ये जो प्रोसेस है एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और जिसके कारण जो एनर्जी चेंज होती है, इसको हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन इसमें ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये बिना बाहर से एनर्जी आए या बिना बाहर एनर्जी जाए अगर होता है तो उसको एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। जो एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ये जनरली दो टाइप का होता है, एक ड्राई एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ड्राई एडियाबैटिक, दूसरा होता है मॉइस्ट एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो ड्राई एडियाबैटिक और मॉइस्ट एडियाबैटिक चेंज है इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो ड्राई एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर है इसमें क्या होता है, एयर अनसैचुरेटेड होती है। अनसैचुरेटेड एयर अगर किसी भी एरिया में ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है तो उसके कारण इसमें किसी पर्टिकुलर रेट पर
टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा उसको ड्राई एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये कहा है कि जब एयर के वॉल्यूम में चेंज आएगा जो अनसैचुरेटेड है, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, और ये वॉल्यूम में चेंज या तो एक्सपेंशन हो सकता है या कंप्रेशन। अब अगर एयर अपवर्ड मूव कर रही है तो एयर में एक्सपेंशन आएगा, और जब एयर में एक्सपेंशन आएगा तो हमने देखा लार्जर एरिया पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और जो ड्राई एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अगर उस रेट को देखें, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, इसका रेट है 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द असेंडिंग ऑफ 1000 फीट। मतलब अगर ग्राउंड से 1000 फीट ऊपर चली गई है एयर, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसमें डिक्रीज आएगा 5.5 फ़ारेनहाइट का, या 10 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर। तो ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये असेंडिंग के केस में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। पर कॉम्प्रेशन का मतलब क्या, कॉम्प्रेशन का मतलब जब एयर डेंसर मीडियम में आएगी तो उसमें कॉम्प्रेशन होगा। ऊपर से एयर जब नीचे आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट जब एयर में होती है तो वो ऊपर से नीचे आएगी, और नीचे एटमॉस्फेयर डेंसर होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर कम डेंसर होता है। तो जब डेंसर एटमॉस्फेयर में एयर को आना होगा तो वो कंप्रेशन फील करेगी, उस कंप्रेशन के कारण उसमें हीट जनरेट होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, और उस हीट के जनरेट होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर एयर अनसैचुरेटेड है तो ये टेम्परेचर इसी रेट पर इंक्रीज करेगा। तो ये है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात कर लेते हैं। मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब क्या, जो एयर है वो सैचुरेटेड हो चुकी होगी, या आप ये कहें कि जब एयर है अगर उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो उसका लगातार टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब उसका टेम्परेचर नीचे गिरेगा ना तो फिर उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना शुरू कर देता है। जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कब करता है, जब वो लेटेंट हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी और उससे फर्दर अपवर्ड मूव करेगी, तो कोल्डर एरिया में जाने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, और उसमें वाटर वेपर्स आपस में मिलेंगे, और उसके कारण जो है वाटर ड्रॉप्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। वो बाकी बाद की बातें हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन जब आएगा तो उस कंडेंसेशन में क्या होगा, एयर सैचुरेट हो चुकी है, और उस सैचुरेशन और कंडेंसेशन के टाइम पर अगर एयर फर्दर अपवर्ड मूव करती है तो उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज रेट होगा वो इतना ही नहीं होगा, वो फिर कम हो जाएगा, वो अराउंड 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट या 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कुछ हीट बाहर रिलीज होने से जो सराउंडिंग एरिया है उसका थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद जो एयर है उसका जो कूलिंग होगा, जो नया, जैसे मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे एयर यहाँ से गई, इस हाइट पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कुछ लेटेंट हीट रिलीज हो गई, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए अब इसका थोड़ा कूलिंग रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका जो कूलिंग रेट है, ये इसके अंदर जो एनर्जी है अब उसके अंदर ही है, बाहर से इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें जो बाहर का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा चेंज आ चुका है लेटेंट हीट रिलीज होने से, इसलिए इसके टेम्परेचर में अब कम फास्टर रेट से डिक्रीज आएगा। तो इसको बोलते हैं मॉइस्ट एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये एक तरह से जब
टेम्परेचर का डिक्रीज करने का रेट कम हो जाता है तो इसको रिटार्डेड एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हो, रिटार्डेड एडियाबेटिक चेंज। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रिटार्डेड एडियाबेटिक जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये किससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, ड्राई एयर से या मॉइस्ट एयर से। तो ये मॉइस्ट एयर से रिलेटेड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो कंडेंसेशन लेवल है उसके बियॉन्ड मिलेगा या उससे पहले मिलेगा। तो जो कंडेंसेशन लेवल अचीव हो जाएगा उसके बाद उसके बियॉन्ड जो है रिटार्डेड एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मिलेगा, ठीक है। पर अब एक पॉइंट और सोचिए यहाँ पर, अगर कोई एयर कंडेंस कर गई, जैसे मान लेते हैं एयर इस हाइट पर आकर कंडेंसेशन लेवल आ गया उसका, यहां से इस हाइट पर आने के बाद, तो इसमें यहां पर जो भी एनर्जी निकली तो कुछ यहां पर जो इसमें कंडेंसेशन हुआ है, अगर ये यहां से नीचे अगर आ जाए, एयर हैवियर हो जाए और यहां से नीचे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, अब जब ये नीचे आएगी तो इसमें फिर हीट जनरेट होना शुरू होगी। सेम मैकेनिज्म से इसमें जो है नीचे आने पर जो है जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो कोलिजन होने के कारण मॉलिक्यूल्स का तो हीट जनरेट होगी। जैसे हीट जनरेट होगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, एयर का जो सैचुरेशन आ चुका था अब एयर फिर से अनसैचुरेटेड हो गई, क्योंकि आपको पता होगा अगर सैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो अनसैचुरेटेड हो जाती है एक लिमिट तक, जो है ये चीज सही है। तो अगर एयर नीचे आएगी तो अनसैचुरेटेड हो जाएगी, अनसैचुरेटेड हो जाएगी तो फिर कौन सा लैप्स रेट आएगा, ड्राई एडियाबेटिक। तो यहां पर फिर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स होगा, ये सॉरी यहां पर फिर ड्राई एडियाबेटिक चेंज आएगा, और ड्राई एडियाबेटिक जो चेंज होगा उसकी अगर बात करें तो वो कितना होता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होता है। तो फिर नीचे आती हुई एयर का टेम्परेचर इस रेट से इंक्रीज करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो टाइप ऑफ द चेंज था टेम्परेचर का वो था डियाबेटिक। डियाबेटिक क्या होता है, डियाबेटिक में होता है जो एडियाबेटिक है ठीक उसका उल्टा। एडियाबेटिक में है कि जो सराउंडिंग है वहां से ना तो एडिशन होता है हीट का और ना सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर की जाती है। पर डियाबेटिक में जो एनर्जी है या तो सराउंडिंग से ली जाती है या सराउंडिंग को दी जाती है, वो डियाबेटिक है। तो बाकी जो मैंने हीटिंग और कूलिंग के जो प्रोसेस बताए हैं वो डियाबेटिक आपको फील होंगे। एडियाबेटिक में स्पेशल एयर का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर के वो एडियाबेटिक है। तो ये था हीटिंग एंड कूलिंग के प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।